को नॉमिनेट कर दिया गया है, जो कि इससे पहले बहुत नाराज थे कि बराक ओबामा को क्यों दिया गया नोबेल प्राइज़, हालांकि वो हकदार हैं। और आपने बताया कि उन्होंने कितनी जंगों का तस्करा किया, कहाँ कहाँ उन्होंने तस्फिया करवाया, और इस सिलसिले में पेशरफ्त पाकिस्तान जैसे मुल्क ने की है। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इससे ईरान भी खफा हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की खुद को मनवाने की, उसको कैश करवाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। व्हाट डू यू थिंक? मुश्किल सवाल कर दिया, फंसाओगे मुझे। अच्छा, बात ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को फ्लैटर करने की कोशिश की गई है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है, और रियासतें इस किस्म की चीजें करती हैं अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है कश्मीर के ऊपर हल करा देता है, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और इसराइल का, ये करा देता है, देन जेन्युइनली जो कुछ हुआ गाजा शाजा ये वो, देन ही विल डिजर्व अ नोबेल प्राइज, मेक नो मिस्टेक। ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब 70 75 80 साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इतने लोग मारे गए, इतना कुछ हो गया, यहाँ जंगें हो गई इसको। ये दो पेरेनियल वुंड्स हैं इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर डोनाल्ड ट्रंप इनको किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन कर लेता है तो देन ही डिजर्व्स द नोबेल प्राइज। इसलिए नॉमिनेट करना इज इनकरेजमेंट, जी करे, प्लीज गो अहेड। और दोनों चीजें सिमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं, मगर बड़ा मुश्किल काम है ये, और जो ये करेगा उसको नोबेल प्राइज क्या एक नहीं 10 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए इन माय व्यू, बिकॉज ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन्स। तो आई थिंक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इट्स टू अर्ली टू से, ये इसराइल वाली बात और ईरान वाली बात तो नेगोशिएशन शुरू होकर शायद कोई ट्रीटी हो ही जाए इवेंचुअली, मगर आई थिंक नेतन्याहू को भी रेजिम चेंज होनी पड़ेगी इसराइल के अंदर टू मूव फॉरवर्ड। जब तक नेतन्याहू है वहां, इट विल नॉट गोइंग टू बी इजी। वो कुछ ना कोई गड़बड़ करेगा, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करेगा, उसको निकालना पड़ेगा वहां। सो दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव। सीज फायर क्लियरली चल रहा है, तो अभी एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, और ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ये हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल पीस प्राइज है उसको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सीज फायर जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस वक्त फ्लक्स में है, इस वक्त फ्लेक्सिबल है। मगर ये जो फ्लक्स में है इसलिए क्योंकि पोजीशंस बड़ी जल्दी बदल रही हैं सीज फायर में, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशंस जल्दी जल्दी बदल रहा है। अब कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा कंडेम, मतलब बहुत सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की अमेरिका के खिलाफ, और कहा कि अमेरिका ने बड़ी ज्यादती की है, हम कंडेम करते हैं अमेरिकी एक्शंस को। ये बड़ा कम होता है कि हमारा फॉरेन ऑफिस कंडेम करे अमेरिका को, मगर किया। मगर उसके बाद कल जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें हमारे तमाम बाबे बैठे, एक हमारा बाबा मिसिंग था, एयरफोर्स चीफ जहीर बाबर सिद्धू, मगर उनके जो डेप्यूटी थे वो थे, इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जहीर बाबर सिद्धू इस मीटिंग में क्यों नहीं थे। Word is that he was not available / traveling, but the bottom line is कि ये जो मीटिंग कल हमारे PMLN के फॉर्म 45-47 के अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और फिर हमारे अनइलेक्टेड मिलिट्री फैरो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, एंड देन ऑफ कोर्स बाकी ये जो लोग हैं तस्वीर में, ये जब मिले तो उन्होंने एक्चुअली फॉरेन ऑफिस की जो जुबान है उस पर थोड़ा सा पानी डाला, उसको गर्म थी, उसमें थोड़ा सा आइस पैक लगाया, ठंडा किया और जुबान को बदला। अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं की, अमेरिका के बल्कि नाम ही नहीं लिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और अपने आप को एज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट किया कि हम मदद कर सकते हैं अमेरिका की भी और ईरान की भी, क्योंकि हम दोनों को बड़े अरसे से जानते हैं। ये इसने शो किया कि पाकिस्तान अपनी जो बेट्स हैं उनको हेज कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने साइड तो लेनी ही लेनी है ईरान की, ईरान के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ की क्रेडिबिलिटी पर, उनके वादों की टिप्पर के वजन पर बेसिकली, क्योंकि वो 2 दिन में बदल गए, सारी दुनिया ने देखा। अब मैं समझती हूँ उनकी कोशिश है कि ये सीज़फायर हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपना जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, उन्होंने अपना जाती सरमाया इसमें लगाया, पॉलिटिकल कैपिटल और पर्सनल कैपिटल उन्होंने इसमें लगाया, और इरिटेशन उनको इस बात की थी कि जो वो, ये भी मुझे कोई इनसाइड ट्रैक नहीं है कल और आज के बीच, मगर ये नजर आ रहा है कि वो इरिटेटेड हैं, खास तौर से इजराइल पर, कि उनकी बात को उन्होंने झुठलाया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे इंसान को ये आदत नहीं है जी कि वो एक स्टेज लें, सामने आए और अपनी अकाउंट पर ये बातें करें। तो फिर उन्होंने उनको तंबी भी की है सबके सामने। अब ये देखिए, सुबह से मैं तो कह रही थी जंग बंदी अनाउंस तो हो गई है, लेकिन आप उसे थोड़ा वक्त दें, क्योंकि मुयस्सर होने के लिए, देरता होने के लिए
वक्त लगता है और देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इजराइल का रिकॉर्ड देख लें, 900 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हैं फिलिस्तीन के साथ, लेबनान के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन्हें नोबेल प्राइज़ से इतना प्यार हो गया है कि दोस्तों अब वो इजराइल को भी सामने से धमकाने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी खबरें सामने से आ रही हैं कि वो इजराइल को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको मजबूरी में ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ गया, जिसके कारण अभी इनका नोबेल प्राइज़ जो है वो खतरे में आ गया है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा नोबेल प्राइज़ के लिए इन्हें पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जब जैसे ही इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठने लगी कि आपने कैसे बंदे को नॉमिनेट कर दिया है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों अब ट्रम्प को बहुत जल्दी ये समझ में आया कि तो उन्होंने गलत कर दिया शायद, कि उन्हें नोबेल प्राइज़ चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन्होंने सामने से ईरान को ये भी प्रपोजल दे दिया कि आप हमारे यहाँ पर अटैक करना चाहते कर लिया, अब अगर आप आगे अटैक नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सब एक चीज़ें देखोगे तो आप कितनी कॉमेडियन चीज़ लगती है कि एक अमेरिका जो सामने से किसी की नहीं सुनता था, वो आज सामने से कह रहा है कि आपने हमारे ऊपर अटैक कर लिया, अगर आप दोबारा अटैक नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, या तो अमेरिका पिछड़ता हुआ जा रहा है, या फिर दोस्तों एक कारण है कि या फिर ये अमेरिकी जो राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल प्राइज़ की चाहत है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अमीर तो कभी भी ऐसा नहीं सुनने में आया कि अमेरिका शायद पिछड़ गया, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ईरान इतना सुपर शक्तिशाली हो गया है कि अमेरिका को पिछड़ना पड़ गया। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की वजह से तो जहाँ तक है यही है कि नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बना दिया गया था, उन मिसाइल्स को भी जो है नाकारा बना दिया गया था। और दूसरी बात ये, अगर वो मिसाइल्स गिर भी जाते तो कोई अमेरिका का वहां पे नुकसान नहीं होना था। लड़ाका तैयारे ऑलरेडी उस एयरबेस से उड़ा लिए गए थे और वो दूसरे ममालिक की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। अफवाज भी, जो अमेरिकी अफवाज है, वो भी उस एयरबेस के ऊपर मौजूद नहीं थी। बहरहाल उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद ये खबरें भी आई कि जनाब ईरान ने पहले से ही अमेरिका को बता दिया था कि हम आपकी इस एयरबेस के ऊपर, इस फौजी अड्डे के ऊपर जो है हमला करने जा रहे हैं। तो यहां तक कि अमेरिका ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ जी, हमें ईरान ने पहले से ही बता दिया था। तो बहुत से लोगों ने जो है ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ये कोई रंगबाजी हो रही है, ये हो क्या रहा है, ये किस किस्म की जंग है जिसमें पहले हमला करने से पहले जगह भी बता दी जाती है, जनाब फलां जगह हमला होने लगा है, फलां जगह हमला होने लगा है। इसका बिल्कुल उसी तरह ही सूरत हाल ये भी थी कि जब ईरान तो पंचेज एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। अगर आपने बॉक्सिंग देखी है तो आपने देखा होगा कि ये होता है, इवन बेल के बजने के बाद भी एक पंच जो है वो बॉक्सर अपने हरीफ की तरफ निकालता है। यही दोनों ममालिक ने किया, मगर इजराइल ने इतनी जारियत के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतने वॉल्यूम के साथ किया कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज, रिपोर्टर ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, वो इस वक्त नेटो जाने वाले थे, यूरोप की तरफ आने वाले थे जिधर एक और जंग लगी हुई है, मगर जब रिपोर्टर ने पूछा कि ईरान ने जंग बंदी की है, जंग बंदी क्या की खिलाफ वर्जी की है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ की होगी, मगर मैं इजराइल से ज्यादा नाखुश हूँ। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते रहते हैं, कभी बोलते हैं कि हम 2 हफ्ते बाद रिटेलिएट करेंगे, और फिर बोलते हैं कि अगले ही दिन हमला कर लेते हैं ईरान के ऊपर। अब वो आज वो सीज फायर करा कर बोले कि मैंने सीज फायर करा दिया इन दोनों देशों के बीच में। वहीं इजराइल ने कुछ घंटे बाद ही फिर दोबारा से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी भी पाकिस्तान को खतरा यही मंडरा रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान ना हो। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए खतरा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट पहले दी हुई है कि पाकिस्तान का भी नंबर आएगा, तो उस चीज़ को देखकर पाकिस्तान के अंदर रोंगटे खड़ा होना आम बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी ये जो लड़ाई थी ईरान के यहाँ पर चल रही थी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद जब ईरान के ऊपर फतह पाने के बाद में ये शायद आगे बढ़े और पाकिस्तान तक पहुँच जाए। और वहीं पाकिस्तान को यही खतरा था कि अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो इनके दोस्त मोदी बैठे हुए हैं, और जब तक मोदी नहीं मना करेगा तब तक तो ये रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। अगर मोदी जब तक उसको नहीं बोलेगा वो नहीं रुकेगा। और इस तरह से उनको अपने ऊपर खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि मोदी और नेतन्याहू में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है, और जिसे देखने के बाद में उनको ये लगता है कि नेतन्याहू जो है वो मोदी की सारी बात मानते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।